हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, ये टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का बैकबोन माने जाते हैं। अगर आप समझ जाओ कि कॉन्टिनेंट मूव कैसे करते हैं, है ना, तो आगे के बहुत सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपको समझ आएगा कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट किस तरीके से होता है, आपको समझ में आएगा माउंटेन्स कैसे बनते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वोल्केनोज कैसे आते हैं, ओशियन फ्लोर कैसे इवॉल्व हुआ है, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है और फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज एंड डेक्कन ट्रैप्स। और डिजास्टर के प्रोसेसेस को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो डिजास्टर को मैनेज भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि कॉन्टिनेंट जो है वो परमानेंट फिक्स्ड होता है, कॉन्टिनेंट परमानेंट फिक्स्ड होता है, लेकिन बाद में पता चला कि कॉन्टिनेंट तो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऑल्दो स्पीड काफ़ी कम है लेकिन मूव करते रहते हैं। इसी आइडिया की वजह से हमारे पास में आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जियोलॉजिकल प्रोसेस के भी थॉट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं या फिर इवॉल्व होते रहते हैं, हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर ने 1912 में प्रपोज की। उसके बाद में मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी बोलते हैं, ऑफ आर्थर होम्स, इसको ये जो है 1930 में आई। और फिर 1960 तक आते आते सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई बाय हैरी हेस इन 1960 एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई लास्ट में इन लेट 1960s। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देन हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड देन प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर इन द ईयर 1912। ठीक है, उन्होंने क्लाइमेट रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स और मैप को ऑब्जर्व करके एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया एल्फ्रेड वेगनर ने। उस टाइम सब साइंटिस्ट को लगता था कि कॉन्टिनेंट जो है वो परमानेंट है, परमानेंट माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करते रहते हैं, ऐसा वेगनर ने बोला। सेंट्रल आइडिया क्या था इनका, इन्होंने कहा कि जैसे आज के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही ह्यूज लैंडमास का पार्ट थे, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम उन्होंने दिया पेंजिया, है ना, और वो एक बहुत बड़ी सी से जो है सराउंडेड था, जिसको नाम दिया उन्होंने पेंथिलासा। पैन का मतलब होता है एंटायर, पैन का मतलब होता है एंटायर, जिया का मतलब होता है, जिया का मतलब होता है अर्थ, जिया का मतलब होता है अर्थ, एंड थलासा का मतलब होता है ओशन, थलासा का मतलब होता है ओशन। तो एंटायर अर्थ, एंटायर ओशन, पेंथलासा एंड पेंजिया, इस तरीके से नाम पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेगनर को ऐसा लगा क्यों, वेगनर को ऐसा क्यों लगा, है ना, व्हाई डिड ही थिंक सो। जब उन्होंने वर्ल्ड मैप देखा तो उनको अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका थोड़ा जिगसॉ पजल टाइप कुछ लगा, जैसे किसी ने कार्डबोर्ड तोड़ दिया हो। तो मे बी उन्होंने सोचा कि ये कोई कॉन्सिडेंट तो नहीं हो सकता, और फिर कुछ और भी एविडेंसेस उन्होंने दिए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले हम ये देखते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल होती क्या है। आज हम जानते हैं कि पेंजिया पहला जो है सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। अर्थ की हिस्ट्री में रिपीटेडली सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते और टूटते रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहले हम रोडिनिया की बात करते हैं। ये क्या है, सबसे पुराने नोन सुपर कॉन्टिनेंट में से एक। ये 1.1 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता था, 1.1 बिलियन ईयर्स अगो, बाद में ब्रेक हुआ। फिर पेनोशिया देखने को मिलता है हमको, ये क्या है, टेम्पररी सुपर कॉन्टिनेंट था, रोडिनिया के ब्रेकअप के बाद बना, ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं किया। फिर आता है पेंजिया, मोस्ट फेमस सुपर कॉन्टिनेंट, अप्रॉक्सीमेटली 335 से 200 मिलियन ईयर्स अगो, इसी को वेगनर ने डिस्क्राइब किया। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स, पेंजिया टूटने के बाद में हमारा एशिया, हमारे पास में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ये अलग हो गए, है ना, ये मूवमेंट आज भी चल रही है। फ्यूचर में कौन से सुपर कॉन्टिनेंट्स आ सकते हैं, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में फिर से सारे कॉन्टिनेंट्स कंबाइन हो जाएंगे। पॉसिबल नेम जो है वो अमेशिया बोला जा रहा है ना, या फिर
पेंजिया अल्टीमा बोला जा रहा है। एग्ज़ैक्ट शेप जो है वो पता नहीं, लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये हमने नया कुछ पढ़ा सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रेकअप ऑफ पेंजिया। ठीक है, पहले तो आप ये देख लें सबसे पहले पेंजिया, फिर पेंजिया लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट जाता है, फिर डिफरेंट जो है और कॉन्टिनेंट्स में टूट जाता है, इंडिया ऊपर मूव करता है, एशिया में मिल जाता है। अब थोड़ा इधर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पेंजिया लॉरेशिया में और गोंडवाना में टूट गया। ठीक है, ये हमने देखा, है ना? स्प्लिट हो जाता है, पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना में स्प्लिट हो जाता है। लॉरेशिया में क्या-क्या होता है? लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका होता है, यूरोप होता है और एशिया होता है एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है? याद रखो इंडिया लॉरेशिया का पार्ट नहीं था, ये गोंडवाना का पार्ट था। और गोंडवाना में हमको इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर देखने को मिलते हैं। ठीक है? गोंडवाना में देख लिया हमने क्या होता है, लॉरेशिया में देख लिया हमने क्या होता है। ठीक है? इसलिए हमको ये जो गोंडवाना वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ सिमिलर रॉक, सिमिलर फॉसिल्स और सिमिलर जो है मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये एविडेंस हम लेटर डिस्कस करेंगे। इंडिया की पोज़ीशन के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी का फ़ेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। इंडिया ओरिजिनली गोंडवाना का पार्ट था। बाद में इंडिया अलग हुआ, है ना? और नॉर्थ की तरफ रैपिडली मूव किया और फाइनली यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ और इसी कोलिजन से हिमालयाज़ बने। इसको डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है? बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की। वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट्स कंटिन्यूअसली ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है, एवरेज स्पीड इज़ अबाउट 2 टू 10 सेंटीमीटर पर ईयर। ये इतना स्लो है, ऑलमोस्ट ह्यूमन नेल ग्रोथ के इक्वल है। इसलिए ह्यूमन डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली मूव होते हुए नहीं दिखते। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर कर लेती है। एग्ज़ाम्पल जैसे इंडियन प्लेट ने ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ मूव हुई है। इसी वजह से हिमालयज़ बने, है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो थियरीज़ हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हो गई या प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हो गई या कन्वेक्शनल करंट थियरी हो गई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्हीं की वजह से माउंटेन्स, अर्थक्वेक, नए-नए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हमको समझ में आती हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी का बैकबोन इनको बोल सकते हैं, ठीक है? फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ जियोलॉजिकल थॉट देखा है जिसमें हमने देखा 1912 में जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आती है। किसने दी है? अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। फिर उसके बाद में जो है कन्वेक्शनल करंट थियरी आती है, जो कि आर्थर होम्स ने दी है। फिर उसके बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी आती है, जो कि हैरी हेस ने दी है और उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स हमको देखने को मिलती है। फिर हमने जो है ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी है, इसके बारे में पढ़ा। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, है ना? क्या बोला इन्होंने कि एंटायर जो लैंड मास है वो एक हुआ करता था पहले, उसको नाम दिया पेंजिया और सराउंडेड बाय वाटर व्हिच वाज़ कॉल्ड एज़ पैंथेलासा, ये बोला। फिर क्या बोला कि ये ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्टेड बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया के क्या-क्या पार्ट थे? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ये सब पार्ट थे, है ना? और एशिया पार्ट था और जो गोंडवाना था उसका पार्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया ये देखने को मिलते हैं, है ना? इंडिया जो है ओरिजिनली जो है गोंडवाना का पार्ट था, लेटर जो है ये एशिया से मिल जाता है तो हिमालयाज़ बनते हैं। हमने ये भी देखा, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा ड्रिफ्ट रेट कितना है, करीब 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर इतना। ह्यूमन नेल बढ़ने से भी थोड़ा बहुत कम ही होगा, है ना? तो ये हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऑब्ज़र्व होती हैं ये जो मूवमेंट होती है वो समझ आती है क्योंकि बहुत स्लो है। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि वेगनर के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स मूव कैसे करते थे। ये थ्योरी का वीकेस्ट पार्ट था। मूवमेंट एक्सप्लेन करने के लिए वेगनर ने 2 फोर्सेस प्रपोज़ किए। द वेरी फर्स्ट वाज़ पोल फ्लीइंग फोर्स। कॉन्सेप्ट था कि अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है और वेगनर ने सोचा कि ये फोर्स कॉन्टिनेंट्स को पोल्स से इक्वेटर की तरफ पुश करती है। ये उन्होंने बोला, ठीक है? ऐसा उनका मानना था, इस वजह से जो कॉन्टिनेंट हैं वो मूव कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग रोटेशन ही कॉन्टिनेंट को शिफ्ट कर रही थी, ये उन्होंने बोला, पोल फ्लीइंग फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है? दूसरा उन्होंने अभी इस वाले का जो पोल फ्लीइंग फोर्स है इसका मॉडर्न साइंस क्या कहता है? ये फोर्स एग्ज़िस्ट करती है लेकिन बहुत वीक है, इतनी वीक कि पूरे कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं कर सकती है। देयरफॉर पोल फ्लीइंग फोर्स इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाता है। दूसरा फिर उन्होंने बोला टाइडल फोर्स के बारे में। इसके बारे में क्या बोलते हैं ये? मून और सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, इसी से टाइड्स बनती हैं और वेगनर ने अज़्यूम किया कि ये टाइडल पुल ग्रेजुअली कॉन्टिनेंट्स को ड्रैग करता है, ऐसा इन्होंने कहा।
लेकिन लिमिटेशन अगेन वही है मॉडर्न व्यू कि बोथ फोर्सेस आर टू वीक, है ना? करेक्ट कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता है इस वजह से, ठीक है? ये लॉजिकल नहीं लगता। तो अब यूपीएससी का फेवरेट लाइन आप कैसे कंक्लूड करोगे इसको कि वैगनर का कंक्लूजन सही था, है ना? या फिर मैकेनिज़्म सही था या क्या था? मतलब कैसे करेंगे सही था कि गलत था? उनका कंक्लूजन बिल्कुल सही था कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, लेकिन मैकेनिज़्म वाज़ इनकरेक्ट। ये लाइन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब क्या है इसका कि कॉन्टिनेंट्स एक्चुअली मूव करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट की वजह पोल फ्लिंग फ़ोर्स और टाइडल फ़ोर्स नहीं है। करेक्ट मैकेनिज़्म बाद में आर्थर होम्स देते हैं, है ना? आर्थर होम्स देते हैं और हैरी हेस देते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से, वो हम पढ़ेंगे। वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये पोल फ्लिंग फ़ोर्स और टाइडल फ़ोर्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? अब कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स जब कनेक्टेड थे तो प्लांट और एनिमल्स फ्रीली माइग्रेट कर सकते थे, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो स्पीशीज जो हैं वो आइसोलेट हो गई, है ना? इस आइसोलेशन की वजह से डिफरेंट एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसी को बोलते हैं स्पीसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? स्पीसिएशन। एक स्पीशी से मल्टीपल न्यू स्पीशी इवॉल्व होना। दूसरा एंडेमिज्म। एवोल्यूशन पता है हमको, एंडेमिज्म। कुछ स्पीशीज सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड रह गई, ये एंडेमिज्म कहलाता है। और बायोजियोग्राफिकल रीजन, हर कॉन्टिनेंट का अपना यूनिक फ्लोरा एंड फौना डेवलप हुआ, इसी वजह से वर्ल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजिकल रीजन में डिवाइड हो गया। वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजन में डिवाइड हो गया, कहने का मतलब है। एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आइसोलेटेड रहा कोई जानवर, है ना? तो वो मार्सुपियल्स बन गया, जैसे कंगारू, कोला, है ना? ये सब बन गए, वहीं डोमिनेट करते हैं। बाकी कॉन्टिनेंट्स में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इनडायरेक्ट एविडेंस भी है ना? तो ये सब देखने को हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस के बारे में, ठीक है? एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब तक हमने देखा कि वेगनर ने बोला था कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, लेकिन साइंस में सिर्फ आइडिया देना इनफ नहीं होता, उस आइडिया को एविडेंस से प्रूव भी करना पड़ता है। तो वेगनर ने अलग-अलग फील्ड से एविडेंस कलेक्ट किए, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, है ना? अपना मिनरल रिसोर्सेज सबको चेक किया, ठीक है? इससे सबसे पहला इन्होंने जो एविडेंस दिया वो था जिगसॉ फिट। ये कहते हैं अफ्रीका और ये जो साउथ अमेरिका है, ये ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं पज़ल जैसे, कोस्ट लाइन मैच करती हैं। तो इस वज़ह से ये एक टाइम पे जुड़े हुए होंगे, है ना? पहली नज़र में तो ऐसे ही लगता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कोस्ट लाइन की बात करते हैं। क्या प्रेज़ेंट कोस्ट लाइन जो है वो बिल्कुल फिट करती है? आंसर नहीं है। एक्चुअली फिट मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बेसिस पर। ठीक है? कॉन्टिनेंटल कोस्टलाइन के बेसिस पे हम नहीं वो करते, शेल्फ्स के बेसिस पे करते हैं। आगे आते हैं, कोस्टलाइन होती क्या है? पहले तो मैंने बोल तो दिया, पर कोस्टलाइन होती क्या है? जहाँ लैंड और सी मिलते हैं, लैंड और सी मिलते हैं, उसको कोस्टलाइन बोलते हैं। है ना? ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इरोजन, डिपोज़िशन, सी लेवल चेंज की वजह से, तो इसके बेसिस पे कोस्टलाइन के बेसिस पे नहीं कर सकते हम। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बेसिस पे पता लगा सकते हैं, शेल्फ्स के बेसिस पे पता लगा सकते हैं। ठीक है? ओके। शेल्फ्स क्या होता है? सी के अंदर लैंड का जो सबमर्ज्ड एक्सटेंशन होता है, और ये रिलेटिवली जो है वो स्टेबल रहता है कोस्टलाइन के कंपैरिजन में। इसी वजह से ओरिजिनल जो कॉन्टिनेंटल शेप है, इसी से रिप्रेजेंट होती है। जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कंपेयर किए जाएँ तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच हुए। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जो शेल्फ फिट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एविडेंस दैन कोस्टलाइन फिट। ठीक है? फिर दूसरा इन्होंने दिया जियोलॉजिकल एविडेंस वाला। अब वेगनर सिर्फ शेप पर डिपेंड नहीं रहे, उन्होंने रॉक को कंपेयर किया और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आज के अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स पर सेम एज, सेम कंपोज़िशन, सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाली रॉक्स मिलती हैं, जैसे ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है? एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका दोनों जगह लगभग 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स मिलती हैं। सेम मिनरल कंपोज़िशन एंड सेम स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों कॉन्टिनेंट हमेशा अलग होते तो इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए थी ना, लेकिन रॉक सीक्वेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इससे इन्फरेंस ये निकलता है कि ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका एक ही कॉन्टिनेंट के ब्लॉक के पार्ट हुआ करते होंगे और बाद में अटलांटिक ओशन बना। ठीक है? माउंटेन बेल्ट्स दिखाई देती हैं, माउंटेन बेल्ट्स दिखाई देती हैं। सिर्फ रॉक्स ही नहीं, माउंटेन चेन्स भी कंटिन्यू करती दिखती हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो एपलेशियन माउंटेन है और यूरोप के जो सेलेडोनियन माउंटेन्स हैं,
एक साथ जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी दिखाते हैं। एप्लेशियन और सेलेडोनियन मतलब ये माउंटेन बेल्ट्स भी कनेक्टेड थे एक टाइम पे, तो ये भी एविडेंस देखने को मिलता है। फिर टेलाइट एविडेंस, ये यूपीएससी का जो फेवरेट कॉन्सेप्चुअल एविडेंस हो सकता है। पहले समझते हैं टेलाइट होता क्या है। ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर मूव करता है और मूव करते टाइम पे रॉक्स तोड़ता रहता है, फ्रेगमेंट्स उठाता है और उन्हें कैरी करता है, ये ग्लेशियर करता है ना। टिल क्या होता है, ग्लेशियर द्वारा डायरेक्टली डिपॉजिटेड अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स को टिल कहते हैं। समझ गए, ग्लेशियर जो अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है उसको टिल कहते हैं। टिलाइट क्या होता है, जब ये टिल कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से रॉक बन जाता है तो उसे टिलाइट कहते हैं। आई बिलीव आप समझ गए होंगे। जो अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स होते हैं जो ग्लेशियर डिपॉजिट करता है उसको टिल बोलते हैं, और जब ये कॉम्पैक्ट और सीमेंट हो जाते हैं मतलब कठोर हो जाते हैं ना, तो इनको टिलाइट हम बोल देते हैं। ओके, ये हमने देखा। अब सेम एज के टिलाइट मिले हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर में। क्वेश्चन ये आता है कि ये कंट्रीज आज इतनी दूर हैं तो सेम ग्लेशिएशन कैसे पॉसिबल हुआ। एक्सप्लेनेशन यही है कि अब ये सब कॉन्टिनेंट एक साथ कनेक्टेड थे, तो एक ही ग्लेशियर इन सब पर मूव कर रहा था। बाद में कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए लेकिन टिलाइट डिपॉजिट वहीं रह गए। कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉमन ग्लेशियल हिस्ट्री इनकी रही है क्योंकि कॉमन लैंड मास था विच वॉज गोंडवाना। ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया। अब फॉसिल एविडेंस भी मिले हैं कुछ, जैसे ये सबसे कन्विंसिंग बायोलॉजिकल एविडेंस माना जाता है। रीजन, एनिमल ओशन क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सेम फॉसिल मिला इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर मिलते होंगे, तो कॉन्टिनेंट्स कभी कनेक्टेड रहे होंगे। मतलब ये अपने आप नहीं मूव कर सकते ना, जैसे कोई जानवर है वो जो जमीन पे ही रहता है वो इतना बड़ा सागर पार करके थोड़ी चला जाएगा। तो अब यही कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जुड़े हुए होंगे और बाद में अलग हो गए होंगे, तो जानवर भी अलग हो गए, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। फॉसिल क्या होते हैं, एंशियंट ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व्ड रिमेन या इम्प्रेशन जो रॉक में प्रिजर्व हो जाए, मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में, उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ एविडेंसेस देखने को मिले जैसे मीजोसॉरस। मीजोसॉरस कहाँ मिला है हमको, मीजोसॉरस, मीजोसॉरस हमको ब्राजील और अफ्रीका में देखने को मिलता है। ये जो है एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल होता है। क्या होता है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल अटलांटिक ओशन जैसे खारे पानी को कैसे क्रॉस करेगा, इम्पॉसिबल। ना इतना स्विम कर सकता है और ना ओशन में सर्वाइव कर सकता है। तो पता लगता है कि अच्छा ठीक है कनेक्टेड होंगे, तो बाद में अलग हो गए, है ना। फिर ग्लोसोप्टेरिस ये क्या है, एक एक्सटेंट सीड फर्न है, फाउंड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अफ्रीका। ये प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है और ओशन क्रॉस करना इम्पॉसिबल नहीं था, करना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो ये भी हमको ग्लोसोप्टेरिस और मीजोसॉरस का एविडेंस देखने को मिलता है ना। फिर जो है लिस्टोसॉरस देखने को मिलता है इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका में। ये भी रेप्टाइल है ना। अगेन 3 अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में सेम फॉसिल मिले हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कॉन्टिनेंटल कलेक्शन का। लेमुर, लेमुर मिलता है हमको। इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, लेमुर मेनली मेडागास्कर और नियर बाय रीजन में मिलता है। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि इंडिया और मेडागास्कर में सिमिलैरिटीज क्यों है ना। इनिशियली उन्होंने अज्यूम किया कि बीच में एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था लेमुरिया। बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि लॉस्ट कॉन्टिनेंट की ज़रूरत ही नहीं, इंडिया एंड मेडागास्कर पहले से कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। ओके, फिर फिफ्थ एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट्स की बात करी। ये कंपैरेटिवली कम पढ़ा जाता है लेकिन यूपीएससी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हेवी मिनरल्स जो रिवर ट्रांसपोर्ट करती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, टिन, डायमंड, ये सब। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग हुई तो रिवर ट्रांसपोर्ट कर ले गई, फिर हेवी मिनरल सेटल हो गए, वहां पे प्लेसर डिपॉजिट बन गए। अब वेगनर ने इसके लिए क्या कहा, वेगनर ने कहा कि घाना की कोस्ट पर, घाना अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में है, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं, लेकिन नियर बाय सोर्स जो है रॉक्स का मिला ही नहीं है। गोल्ड आया कहाँ से, है ना। तो फर्दर स्टडी में पता चला कि ब्राजील में सेम एज के गोल्ड बेयरिंग रॉक्स जो हैं, रॉक सोर्स हमको देखने को मिलते हैं। इन्फ्रेंस ये निकला कि कनेक्टेड थे दोनों कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। आगे बात करते हैं। अब ये इतना सब होने के बाद में भी कुछ लिमिटेशंस हैं एल्फ्रेड वेगनर की थियरी का, और ये जो है इनिशियली इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, क्या-क्या बोला कि कोई ड्राइविंग फोर्स आप ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, वीक होती है ये तो पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स तो नहीं हम मान रहे हैं, तो ये रिजेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, दूसरा कंटीन्यूअस ओशनिक क्रस्ट को कैसे कट करेंगे, है ना?
है ना? कॉन्टिनेंट जो है वो ओशनिक क्रस्ट को कैसे कट करेंगे? उस टाइम साइंटिस्ट मानते थे कि कॉन्टिनेंट्स रिजिड ओशन फ्लोर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि हार्ड ग्रेनाइट होता है, हार्ड बेसाल्ट को कैसे कट करेगा? है ना? तो ये वेगनर जो है आंसर नहीं कर पाए, है ना? फिर मेंटल कन्वेक्शन उस टाइम अननोन थी, तो कैसे मूवमेंट होता है? आज तो हम जानते हैं कि चलो ठीक है, प्लेट कैसे मूव करती हैं, उस टाइम नहीं जानते थे। ओशन फ्लोर का डेटा भी नहीं था उस टाइम कुछ खास, ये बता भी नहीं पाए, है ना? और अर्थक्वेक और वोल्केनो को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये सब बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किए। आगे आते हैं, फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला इसका? फाइनल वर्डिक्ट ये निकला कि वेगनर ने मूवमेंट ऑब्जर्व कर लिया, एविडेंस भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी वजह से थ्योरी रिजेक्ट हुई। बाद में आर्थर होम्स, हैरी हेस और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने उनके आइडिया को साइंटिफिक फाउंडेशन दी। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। अब हम बात करेंगे मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी की बाय आर्थर होम्स 1930। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये भी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन ही है हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है, जो एल्फ्रेड वेगनर नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना? ठीक है, ये एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वीकनेस से निकल के आती हैं, आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने वेगनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। क्वेश्चन था कि कॉन्टिनेंट मूव कैसे करते हैं? होम्स ने आंसर दिया कि मेंटल के अंदर इस तरीके के कन्वेक्शनल करंट होते हैं। ठीक है, और ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मेंटल के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई, है ना? तो इसका आंसर दिया कि अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। ये कंटिन्यूअसली रेडियो एक्टिव डिके करते रहते हैं और इस डिके से हीट प्रोड्यूस होती है, इन्होंने समझाया। हीट हीट मेंटल को क्या करती है? जब मेंटल हीट हो, मतलब मेंटल मेंटल जो है जब वो गर्म होता है तो उसका मटेरियल एक्सपैंड करता है। क्या करता है? एक्सपैंड करता है और राइज करता है। डेंसिटी कम हो जाती है तो राइज करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब सरफेस के पास पहुंचता है तो ग्रेजुअली कूल हो जाता है, ग्रेजुअली कूल हो जाता है ना? तो वापस नीचे आने लगता है, वापस नीचे इस तरीके से आने लगता है ना? और ये ऐसे कुछ साइकिल बन जाती है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और इसी की वजह से जो है कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया। अब एक और बात समझेंगे, बॉइलिंग वाटर एनालॉजी क्या होती है? थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एक पतीला है ना? उसके नीचे गैस जल रही है। बॉटम का जो वाटर है वो पहले हीट होता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा पास में है तो जो गर्म पानी है वो जल्दी ऊपर राइज़ होगा, है ना? सरफेस पर ठंडा हो जाता है, फिर नीचे सिंक करेगा, तो इस तरीके से ऐसे साइकिल जो है वो बन जाती है, बार-बार रिपीट होती रहती है। ऐसे ही सेम अर्थ के अंदर भी होता है। ठीक है? ये हमने देख लिया। अब मेंटल सॉलिड है कि लिक्विड है ना? मेंटल क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है? तो यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मेंटल लिक्विड है। एक्चुअली मेंटल मोस्टली सॉलिड है, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ये प्लास्टिक थोड़ी डक्टाइल टाइप की देखने को मिलती है ना? डक्टाइल टाइप का बिहेव करती है, मतलब सॉलिड होने के बाद भी बहुत स्लोली फ्लो कर सकता है, इसी वजह से कन्वेक्शन पॉसिबल होता है। इट्स सेमी सॉलिड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, क्या इम्पोर्टेंस है? ये पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को एक्सप्लेन करती थी। होम्स ने बताया कि मूवमेंट रैंडम नहीं है, एनर्जी अर्थ के इंटीरियर से आ रही है। इस थ्योरी ने लेटर फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस जो है वो भी प्रिपेयर किया। लेकिन कुछ लिमिटेशन तो इसकी भी दिखाई देती है। क्या होती है वो लिमिटेशन? होम ने मेंटल कन्वेक्शन एक्सप्लेन की, लेकिन उस टाइम ओशन फ्लोर का स्ट्रक्चर अभी भी अननोन था। इसलिए कॉन्टिनेंट जो है एग्जैक्टली मूव कैसे करते हैं, ये कंप्लीट पिक्चर अभी भी मिसिंग थी। उसी गैप को जो है हैरी हेस ने पूरा किया। ठीक है, तो हैरी हेस की अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देख लेते हैं, जो कि 1960 में आई, है ना? ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही मूव नहीं करते, पूरा ओशन फ्लोर भी कंटिन्यूअसली क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता रहता है। अब ये भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। मेन आइडिया इनका क्या था कि ओशन फ्लोर परमानेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअसली बन रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। अर्थ का टोटल सरफेस अराउंड लग जो वो है सरफेस, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बन रहा है और बिगड़ रहा है, बन रहा है और बिगड़ रहा है। रीजन ये, जितना नया क्रस्ट बना उतना ही पुराना क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गया।
न्यू क्रस्ट कहाँ बन रहा है? न्यू क्रस्ट बन रहा है मिड ओशनिक रिजेस पे, मिड ओशनिक रिजेस पे बन रहा है न्यू क्रस्ट, ठीक है। वेयर इज ओल्ड क्रस्ट? ओल्ड क्रस्ट कहाँ है? डीप ट्रेंचेस के पास, डीप ट्रेंचेस के पास, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंदर से जो है मैग्मा निकल रहा है, यहाँ जो है नया क्रस्ट बन रहा है, और ये जैसे जैसे जाता है तो इधर सबडक्ट हो जाता है, इधर ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, यहाँ जो है ओल्ड क्रस्ट देखने को मिलता है। ये इन्होंने समझाया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने समझाया हमको। आगे आते हैं। आगे जब आएंगे तो हम समझेंगे कि वाई जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली बसाल्ट से बनी हुई होती है। ये क्यों होता है ऐसा? बसाल्ट से क्यों बनी हुई होती है ना? तो रीजन ये है कि मेंटल का जो मैग्मा है उसमें आयरन और मैग्नीशियम काफी होता है, और कूलिंग के बाद जो है वो बसाल्ट बना लेता है। बसाल्ट में भी आयरन और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए वो डार्क ग्रीन कलर होता है। ग्रेनाइट उतना डार्क थोड़ी ना होता है जितना बसाल्ट होता है। इसलिए ओशन फ्लोर जो है मेनली बसाल्टिक मैग्मा का होता है। बसाल्टिक बाहर निकल जाता है तो लावा बोल देते हैं उसको, ठीक है। वो जब ठंडा हो जाता है तो बसाल्ट रॉक्स बना लेता है। अब मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ओशन के बीच में, यहाँ बीच में, ठीक है, कंटिन्यूअस अंडर वाटर माउंटेन चेन जो बनती है, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। इसी को हम बोलते हैं मिड ओशनिक रेंजेस, ठीक है। कैसे होता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे, मतलब जब दो प्लेट्स इस तरीके से ऐसे मूव कर रही हैं तो अंदर से लावा निकलता है ना। वो गैप को फिल करने के लिए, और कूलिंग बन जाती है तो यहाँ पे जो है नए फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल वी हैव मिड अटलांटिक रिज, है ना। मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन में ऑलमोस्ट सेंटर, अटलांटिक ओशन को ऑलमोस्ट सेंटर से डिवाइड करती है, और ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने का, ठीक है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मिड ओशनिक रिजेस के? पहला तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनती है। दूसरा नया क्रस्ट बनता है यहाँ पे। तीसरा बसाल्टिक लावा देखने को मिलता है। चौथा हाई हीट फ्लो देखने को मिलता है यहाँ पे। पांचवा शैलो अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हम्म, ठीक है, ये हमने देख लिया। व्हाट हैपेंस टू द ओल्डर क्रस्ट, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। सबडक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ से ये जा रहा है, दूसरी प्लेट है, क्योंकि जो ओशनिक प्लेट है वो डेंसर होती है तो वो नीचे धस जाती है, इसी को बोलते हैं सबडक्शन, है ना। इसी को बोलते हैं सबडक्शन। अब क्यों डेंस होती है, क्यों धसती है, क्यों सबडक्ट होती है? क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को सजेस्ट वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं? क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं? तो पहला तो मिड ओशनिक रिजेस ही है ना। ओशनिक रॉक एज यंगेस्ट मिलती है रिज के पास में, ओल्डेस्ट मिलती है आपके ट्रेंचेस के पास में, है ना, दूर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी एविडेंस हमको सही सही देखने को मिलता है। मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग, ये क्या होता है? सबसे पावरफुल एविडेंस में से एक है ये। बसाल्ट में आयरन मिनरल्स मैग्नेटाइट प्रेजेंट होते हैं। जब बसाल्ट मॉल्टन होता है तो मैग्नेटिक मिनरल्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। कूलिंग के टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अलाइन कर देता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कूलिंग बसाल्ट, आयरन मिनरल्स अलाइन, मैग्नेटिक रिवर्सल, ठीक है। सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उनको अलाइन कर देता है, ठीक है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। अर्थ के हिस्ट्री में नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स कई बार रिवर्स हुए हैं। इसी प्रोसेस को मैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। कभी नॉर्थ ऊपर, कभी साउथ ऊपर, ये देखने को मिलता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हर नए बसाल्ट लेयर उस टाइम के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक बैंड्स बन जाते हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा बढ़िया एविडेंस है ना। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि न्यू क्रस्ट कंटिन्यूअसली रिच पर बनी रहती है और इक्वली दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड होती रहती है। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है, ठीक है। फिर उसके बाद में थिन ओशनिक सेडिमेंट्स। क्वेश्चन ये है कि ओशन फ्लोर पर सेडिमेंट्स कम क्यों हैं? ओ आंसर ये इसका है कि ओशन फ्लोर रिलेटिवली यंग है, उसको सेडिमेंट कलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला है ना, टाइम लगता है, तो इस वजह से सेडिमेंट्स काफी थिन देखने को मिलते हैं वहां पे। अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, शैलो एट रिज एंड डीप एट ट्रेंचेस, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस पे शैलो अर्थक्वेक और डीप ट्रेंचेस पे डीप अर्थक्वेक। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रिडिक्ट करती है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये जियोलॉजिकल जो अपना ये है फीचर्स हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ये तो खैर अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि मिड ओशनिक रिजेस जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे नई क्रस्ट होती है, वॉल्केनिज्म, शैलो अर्थक्वेक, मिड अटलांटिक रिज, ये देखने को मिलता है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड सो फार। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
Plate tectonic theory is the most accepted modern theory that explains almost all major geological activities occurring on the earth. It was developed in late 1960s based on Wegener, Holmes and Hess observation. ठीक है, इसका कहना क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कहना क्या है इस थ्योरी का। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्लेट होती क्या है। प्लेट क्या होती है? ये एक रिजिड स्लैब ऑफ लिथोस्फेयर होता है दैट मूव्स स्लोली ओवर द सॉफ्टर एस्थेनोस्फेयर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर। थिंक ऑफ अर्थ सरफेस एज अ क्रैक्ड एगशेल। Each cracked piece represent a tectonic plate. And now these plates continuously move with an average speed of 2 to 10 centimeter per year. This we have already discussed. ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? तो वी हैव, लेट्स जस्ट जूम इन, वी हैव अफ्रीकन प्लेट, वी हैव यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, वी हैव इंडियन प्लेट, देन वी हैव ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे हमको नाज़का प्लेट देखने को मिलती है, वी हैव कॉकस प्लेट, वी हैव जुआन दे फूका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, एंड दिस इज कैरिबियन प्लेट। तो ये बहुत सारी प्लेट्स हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमको फिलीपींस प्लेट भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। कुछ मेजर प्लेट्स हैं जैसे पैसिफिक, है ना, पैसिफिक प्लेट देखने को मिलती है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिक और इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, माइनर प्लेट्स में नाज़गा हमने देखा था, नाज़गा के ऊपर कॉकस देखा था हमने, अरेबियन सी देखा था हमने, अरेबियन प्लेट देखा था, फिलीपींस प्लेट अभी देखा, कैरेबियन प्लेट देखा, स्कॉशिया एंड जुआन दे फूका। ठीक है, अब इनके ड्राइविंग फोर्स होते क्या हैं, ये कैसे मूव करते हैं, वो हम कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो मेंटल कन्वेक्शन की वजह से, जो आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी बताई थी, वो एक्सप्लेन करती है कि कन्वेक्शनल करंट की वजह से, जैसे नीचे से मैग्मा आया, गर्म हुआ तो ऊपर बढ़ा, है ना, स्प्रेड किया ऊपर, आते आते ठंडा हो गया तो वापस सिंक हो गया। तो ये जब मूव करता है, अब ये एस्थेनोस्फेयर का ही तो पार्ट है, ये जब मूव करता है तो अपने साथ साथ में लिथोस्फेयर को भी मूव करवाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे स्लैब पुल हमने समझ लिया। स्लैब पुल क्या होता है कि जब ये जो हमारा मैग्मा है ये मूव करता है तो साथ साथ में लिथोस्फेयर को भी मूव करवाता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लैब पुल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लैब पुल। ये रिज पुश क्या होता है? रिज पुश। तो ओशियंस एट मिड ओशनिक रिजेस, वहां पे नई क्रस्ट बनती है जो कि गर्म होती है, एलिवेटेड होती है, लेस डेंस होती है। जैसे वो ठंडी होती है तो ग्रेविटी की वजह से स्लाइड डाउन करती है दोनों साइड में, एंड दिस स्लाइडिंग पुशेस प्लेट्स अवे फ्रॉम द रिजेस। ये हमको रिज पुश भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्लैब पुल हमने देख लिया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, किस किस टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, एक होता है सबसे पहले डाइवर्जेंट, नाम से ही पता लग रहा है डाइवर्जेंट, दूर जा रही है एक दूसरे से जो दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। हमने देखा था ना ओशियंस में मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, है ना, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं ओशियंस में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से। ठीक है, इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्योंकि यहाँ पे कुछ नया बनेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैलीज, बेसाल्टिक वॉल्केनिज्म, शैलो फोकस अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलते हैं और नई अर्थ क्रस्ट बनती है ऐसी जगह पे। ठीक है, अब रिफ्ट में हम देखेंगे तो रिफ्ट वैली में हमको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब, अब ओशनिक क्रस्ट जब मूव अपार्ट हुई तो मिड ओशनिक रिजेस बने। जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो मूव करेंगी तो क्या बनेंगी? रिफ्ट वैलीज बनेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की। इसके अलावा हम देख चुके हैं शैलो अर्थक्वेक आते हैं, है ना, मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं? जब पास में आते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के पास में आती है, यूजुअली वन प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे सिंक कर जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सबडक्शन। ये ऑलरेडी हम वैसे बातों बातों में डिस्कस कर चुके हैं। जो डेंस होती है, ज्यादा डेंसिटी जिस प्लेट की ज्यादा होती है वो नीचे सबडक्ट कर जाती है। ठीक है, सबडक्ट कर जाती है क्योंकि क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, अब ओशन ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है, जैसे जब इधर भी ओशन आ रहा है इधर भी ओशन आ रहा है तो उसमें क्या होता है, तो दोनों जो प्लेट हैं अगर ओशन की होगी
वन बिकम्स डेंसर, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है? और जहाँ पे सब्जेक्ट सबडक्ट करती है तो इस तरीके का ऐसे डीप बनता है। इसको हम बोलते हैं ट्रेंचेस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंचेस, ठीक है? ओके, ये हमने देखा। ये हमको जापान और मरियाना आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? वोल्केनोज़ कैसे बनते हैं इसमें? जैसे ये सबडक्ट किया, अब यहाँ गरम हुआ, है ना? मैग्मा ऊपर बढ़ा, मैग्मा यहाँ पे वोल्केनो की फॉर्म में इरप्ट हो गया। ऐसे बनते हैं वोल्केनो, ठीक है? मैग्मा ऊपर आया, वोल्केनो बन गया। अब ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है? ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में होता है क्योंकि ओशनिक प्लेट जो है डेंसर होती है तो कॉन्टिनेंट के नीचे धँस जाती है, ठीक है? ये हमने देखा, समझ गए? जैसे नाज़का प्लेट, नाज़का जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के साइड में सबडक्ट करती है तो एंडीज़ माउंटेन बनते हैं, माउंटेन्स भी बनते हैं ना इसकी वजह से। ये देखो यहाँ पे नाज़का जो है ये साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलते हैं। एंडीज़ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं हमको, ठीक है? ये हमने देख लिया। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है? अब दोनों हैं वो सिंक नहीं करते इसमें। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल इंडिया और यूरेशिया वाला है। इंडियन प्लेट ने सबडक्ट नहीं किया है नीचे, है ना? कोलाइड किया है और फ़ोल्ड्स बनाए हैं और वहाँ से फ़ोल्ड माउंटेन बनते हैं। इसी वजह से हमको हिमालय जो कि फ़ोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और फ़ोल्ड माउंटेन्स बनते हैं यहाँ पे, हाई प्लेटूज़ बनते हैं और हमारे हिमालयाज़ जो हैं उसका एक एग्ज़ाम्पल है, एक यंग फ़ोल्ड माउंटेन्स। देन कम्स ट्रांसफ़ॉर्म बाउंड्रीज़, ये क्या होता है? मतलब जब 2 प्लेट हॉरिज़ॉन्टली एक-दूसरे के साथ में मूव करें, कैसे भी हो सकता है, हॉरिज़ॉन्टली एक-दूसरे के पास ना आएँ, दूर ना जाएँ, बस हॉरिज़ॉन्टली एक-दूसरे के साइड में स्लाइड कर जाएँ, ठीक है? है ना? कोई क्रस्ट नहीं बनती, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए इसको कंज़र्वेटिव बाउंड्री भी बोलते हैं ट्रांसफ़ॉर्म बाउंड्री को, ठीक है? क्या होता है इसमें स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट्स टाइप बनते हैं। कोई वोल्केनो नहीं, कोई माउंटेन बिल्डिंग नहीं बट अर्थक्वेक तो ज़रूर आ जाते हैं। सैन एंड्रियास के फॉल्ट देखने को मिलते हैं हमको इसी तरीके के, बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है? ये हमने यहाँ तक पढ़ा, ओके? अब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के बारे में बात करते हैं कि कैसे इंडिया जो है यूरेशिया से टकरा के उसने हिमालयाज़ बनाए। तो अराउंड 225 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया वाज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ में जो पार्ट हुआ करता था। 200 मिलियन साल के आसपास जो है इंडिया पेंजिया से अलग हो गया, है ना? इंडिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेंजिया, है ना? इट बिगेन मूविंग नॉर्थवर्ड्स और फिर इंडियन प्लेट जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग प्लेट बनी। 15 टू 20 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ये मूव कर रही थी, है ना? और आज जो है ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर कुछ आस-पास मूव कर रही है ना? और लगभग 50 से 40 मिलियन ईयर्स पहले, 50 टू 40 मिलियन ईयर्स पहले ये जो है ये कोलाइड कर गई विद यूरेशिया, है ना? हिमालयाज़ हमको देखने को मिलते हैं। प्रेज़ेंट सिचुएशन में इंडियन प्लेट इज़ स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड्स, देयरफॉर द हिमालयाज़ कंटिन्यू राइजिंग स्लोली एज़ द रीजन रिमेन्स हाइली अर्थक्वेक प्रोन। यही तो वजह है वहाँ पे इतने सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज अराउंड इंडिया, इंडिया के आसपास। तो इंडिया लाइज ऑन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन प्लेट कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ एट अप्रॉक्सिमेटली 5 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना? इसकी वजह से हमको काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, है ना? हमारे यहाँ पे ईस्टर्न साइड में वी हैव इंडियन प्लेट जो कि सबडक्ट कर रही है बीनीथ दी बर्मा, बर्मा वाली प्लेट पे। जैसे इंडिया ऐसे इमेजिन करेंगे हम तो ईस्टर्न साइड पे जो प्लेट है हमारी वो बर्मा यानी कि म्यांमार वाली प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है ना? तो वहाँ पे हमको जो है अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है? अंडमान एंड निकोबार जो आर्क है वो देखने को मिलती है, एक्टिव वोल्केनोज़ हैं वहाँ पे, सुनामी जनरेटिंग ज़ोन देखने को मिलता है। वी हैव बैरन आइलैंड, इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, ठीक है? वो भी तो वहाँ ही देखने को मिलता है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, ठीक है? ऑन द वेस्टर्न साइड जो इंडियन प्लेट है इंटरैक्ट्स विद अरेबियन प्लेट के साथ में इंटरैक्ट करती है वेस्टर्न साइड पे, ठीक है? लीडिंग टू मॉडरेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, है ना? ये हमने देख लिया, ठीक है? ईस्ट में बर्मा की प्लेट के साथ में, वेस्ट में अरेबियन इसके साथ में, ठीक है? अर्थक्वेक प्रोन क्यों है समझ आ गया कि क्यों हम इतने ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन हैं, है ना? क्योंकि अब ईस्टर्न साइड में भी हम एक प्लेट के साथ में वो कर रहे हैं, नॉर्दर्न साइड में भी कर रहे हैं और वेस्टर्न साइड में भी कर रहे हैं, है ना?
हिमालयस कैसे बने हम ये भी समझ चुके हैं। हिमालयस क्यों अभी भी राइज़ कर रहे हैं हम ये भी समझ चुके हैं। डेक्कन ट्रैप्स के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। डेक्कन ट्रैप्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएससी टॉपिक्स। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब ट्रैप एक स्वीडिश वर्ड से आया है जिसका मतलब है ट्रपा यानी कि स्टेयरकेस। स्टेयरकेस बसाल्टिक लावा कूल्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर, लेयर बाय लेयर कूल होता गया तो हमने इसको ट्रैप बोल दिया। ठीक है, इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं हम। इसका एज अप्रॉक्सिमेटली 66 मिलियन ईयर्स पुराना है। एट द एज ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड इट वाज formed. Exactly around the same time dinosaurs became extinct. It was the same time. ठीक है। अब हाउ आर डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म्ड? अनलाइक ऑर्डिनरी वोल्केनोज, जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो फिशर इरप्शन की वजह से बने हैं इंस्टेड ऑफ एनी सेंट्रल कोन। क्या हुआ था ये हम देखते हैं कि अब फिशर इरप्शन होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। नॉर्मली लावा इरप्ट होता है एक वन वोल्केनिक वेंट से, लेकिन फिशर इरप्शन में लावा ऊपर आता है क्रैक से, लंबे-लंबे क्रैक से इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंगल क्रेटर, है ना? लार्ज क्वांटिटी ऑफ लावा जो है वो एक बड़े एरिया पे फैल जाता है, इसलिए इसको फ्लड बसाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, बसाल्ट जो आपका लावा है वो सब कहीं फैल जाता है। अब डेक्कन ट्रैप का क्या जो है सिग्निफिकेंस है, बसाल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, मैफिक अब हमने देखा था मैग्नीशियम जो है और फेरस जो है वो देखने को मिलता है, मैग्नीशियम आयरन रिच होता है, इसलिए डार्क कलर का है, फाइन ग्रेन्ड है और यहाँ पे कॉटन की खेती बड़ी अच्छी होती है। कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है ना? तो महाराष्ट्र देखने को मिलता है जहाँ पे कॉटन का इतना वो बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिलता है और इसी टाइम पे जो है डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे विद एन एस्टेरॉइड इम्पैक्ट। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालयन अपलिफ्ट हम देख चुके हैं कैसे क्या होता है। अफार ट्रिपल जंक्शन ये क्या है? अ प्लेस वेयर थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री मीट, अफार ट्रिपल जंक्शन। इसमें नूबियन प्लेट है, सोमालियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है। नूबियन, सोमालियन एंड अरेबियन प्लेट। ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में आके टकराती हैं। ये जंक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे क्योंकि तीनों ही कॉन्टिनेंट हैं तो रिफ्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस हियर, कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट है वो दूसरे कॉन्टिनेंट से मिलेगी, मैग्मा राइज़ होगा, वोल्केनो बनेगा, एक्टिव वोल्केनोज़ काफ़ी देखने को मिलते हैं, है ना? तो ईस्ट अफ्रीका में ये जो जगह है ये ईस्ट अफ्रीका में हमको ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ पे रिफ्ट वैली भी तो है ना? और कुछ बोल रहे हैं कि अगले कुछ सालों में कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में अलग हो जाएगा, अफ्रीका में भी 2 पार्ट हो जाएँगे, है ना? तो वहाँ पे कंटीन्यूअस रिफ्टिंग अभी भी हमको देखने को मिलती है। ये हमने अभी तक पढ़ा। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या फ़ायदा है? आप माउंटेन बिल्डिंग, ओशन बेसिन, अर्थक्वेक, वोल्केनो ये सब समझ पाओगे। मिनरल बेल्ट्स कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है वो समझ पाओगे। पेट्रोलियम का कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जियोथर्मल एनर्जी को अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड बेटर टुवर्ड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोडायवर्सिटी, कॉन्टिनेंटल आइसोलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। उसके साथ-साथ में आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट को में भी बढ़िया कर सकते हैं, कंसिडरिंग अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज़ एंड लैंडस्लाइड। ठीक है? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इफ वी हैव एनी। ये आपके मेंस के क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग देम डाउन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज रेवोल्यूशनरी डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल। ये आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ जियोलॉजिकल थॉट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी टू प्लेट टेक्टोनिक थियरी। How has plate tectonics improved our understanding of earthquakes, volcanism and mountain building? ठीक है, ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्रिटिकली एग्जामिन एल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाई वाज इट इनिशियली रिजेक्टेड एंड हाउ डिड मेंटल कन्वेक्शन एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।